निशा, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने प्रोजेक्ट बोलो में पार्टिसिपेट करने के लिए अग्री किया। तुम कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, वहाँ का माहौल कैसा था और फिर बॉम्बे आना कैसे हुआ? मेरा नाम गिरीश कुमार है। माँ बाप ने रख दिया तो हाँ बोलना पड़ा और वो चला रहा है नाम। मैं फरवरी 1977 में पैदा हुआ है और मैं मैसूर, कर्नाटक में जो मैसूर है वहाँ से वो मेरा नेटिव प्लेस है। मैं जब 7वीं कक्षा में 7th स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ रही थी तो जाहिर से कि मैं लड़कों के रूम में बैठूंगी तो मैं लड़कों के रूम में बैठने का और मेरा हमेशा इन्वॉल्वमेंट लड़कियों के साथ उठना बैठना खेलना कूदना ये सब अच्छा लगता था मेरे को। तो मैं आज ये वो रियलाइज़ करती हूँ कि हाँ शायद मेरे में एक औरतपना जो है वो बचपन से मेरे को याद है और वही चीज़ है जो मुझे बॉम्बे तक लेके आई है। क्या तुम्हें कोई इंसिडेंट याद है जो आज भी तुम्हें सताता है? वो ऐसा था कि सुबह 7 बजे से 7:45 तक टाइपिंग करने का, टाइपिंग क्लास सीखने का। उसके बाद 15 मिनट गैप के बाद फिर 8 बजे से 3 बजे तक फिटर का कोर्स करने जाने का। तो ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है उसमें फिटर का कोर्स करने का। उसके बाद फिर 1 घंटा गैप, उसके बाद कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर मैनेजमेंट करती थी मैं वो टाइम में, तो वो उसके लिए जाने का। फिर 1 घंटे का गैप हुआ तो उसके बाद 6 से 9 बजे नाइट कॉलेज में BCom पढ़ने का। तो ऐसा पूरा शेड्यूल में ऐसा जाता था। तो जैसा आपने पहले पूछे कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद रहेगा क्या कि कुछ अच्छा या कुछ ऐसा बुरा यादगार, तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक इतना सब चल रहेगा तो कोई ऐसा इंसिडेंट होने का चांस ही नहीं होता है। तुम पहली बार अपने जैसे लोगों को कहाँ मिली? बहुत फेमस मैसूर पैलेस, जो मैसूर पैलेस से ना एक रोड जाता है वो आर गेट बोलते हैं कन्नड़ा में। आर गेट मतलब आरू मतलब 6, तो सब 6 नंबर 6 गेट के इधर ही मिलते थे हम लोग, तो उधर 6 नंबर भी बोलते हैं हम लोगों को। तो हम लोग वो आर गेट के इधर मिलने का, वहाँ संतोष बोल के एक मेरा दोस्त था, तो उसके डैडी जो है वो होटल चलाते थे और उसके मम्मी जब डैडी सुबह जाते तो बाद में मम्मी जो है वो बाद में तो वो घर में अकेला रहता था। अगर कोई छुट्टी के दिन अगर मिला और मुझे घर से बाहर जाने का चांस मिला तो सीधा संतोष के घर, क्योंकि संतोष के घर खाली होता है, तो वहाँ जाने का और कुछ ऐसा ब्रेड टोस्ट करने का और ऑमलेट बनाने का, तो भी हम लोग साड़ी पहनने का। तो जो भी करेंगे हम लोग, जो भी करते थे साड़ी पहन के करते थे और अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। संतोष को तुम कहाँ मिली? जब 8 में गई तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, तो क्लास लीडर जो होता है वो मैं, मेरे क्लास में संतोष बोल के एक लड़का था जो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। और ये बचपन से आदत है कि अगर क्लास में सभी बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं तो उनको चुप कराने के लिए कुछ भी ऐसा क्विज लगा देने का था, तो कि हाँ तुम ये रो वाला और ये रो वाले ये और भी है, अभी तुम लोग क्विज करेंगे ऐसा। तो वो टाइम में ये लड़का जो है उठ के औरतों वाले गाने गाने का, उसने पहला गाना गाया था पतझड़ सावन वसंत बहावन, इतना पुराना गाना है, मैं बचपन में सुनी थी। तो वो पहला मैं बोला हाय हाय ये तो है मेरी सहेली पहचान। क्या एक औरत बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? वो औरत बनने के लिए हमको मेहनत इसीलिए करना पड़ता था क्योंकि हम लोग, मेरे को और मेरी सहेलियाँ जो भी थे वो बचपन की सहेलियाँ, तो हम लोगों को औरत जैसा सजना और औरत जैसा लड़कियों जैसा रहना वो अच्छा लगता था, मगर करना क्या है वो मालूम नहीं था हम लोगों को। तो वो टाइम में हम लोग कोशिश करते थे कि आप बहन के स्कर्ट पहन लो या मम्मी के साड़ी पहन लो। अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो घर में जो बड़े बड़े टॉवल रहेंगे वो टॉवल को भी गुंडल के फ्रॉक या स्कर्ट समझ रहने का। तो हम लोग कोशिश करते थे औरत बनने का, मगर नहीं बन पाते थे। क्या आर गेट के अलावा कोई और ऐसी जगह थी जहां पर तुम अपने जैसे लोगों को मिली, अपने आप से कंफर्टेबल महसूस किया? जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बोली कि वो आर गेट पैलेस के बाजू से एक रास्ता जाता है, तो आर गेट बोल के एक जगह है, सर्कल है, 6 गेट है। तो उधर एक गेट हम लोगों का था, तो हम लोग बैठते थे। और पैलेस के ये साइड जाएंगे तो बस स्टॉप है, सिटी बस स्टॉप, मतलब लोकल बस अड्डा वैसा। तो वो बस स्टॉप से लेके पैलेस गुजर से आर गेट तक का पूरा जो है वो कैजुअल इंटरेक्शन के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए आते। तो वैसा हमारा वो जगह था बचपन की। तो सिर्फ मैं और संतोष ही नहीं, और भी लोग थे, क्योंकि मैं पहला ऐसा क्रिएचर नहीं हूँ ऊपर वाले का कि जो बना के बेच दिया। तो मेरे से भी पहले उधर लोग थे और नए नए मेरे बाद भी आने लगे थे। तो इट वॉज ए ह्यूज ग्रुप, हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप था। डर नहीं लगा
कि मैं ये क्या कर रही हूँ? हम लोग रात को मिलते थे, हम लोग 9 बजे के बाद मिलते थे और मैसूर में वो टाइम में इतना डेवलप नहीं था कि अगर 6, साढ़े 6, 7 भी बज गया ना तो ट्रैफिक कम और ज़्यादा पब्लिक नहीं ऐसा। डर नहीं लगा? और अगर माँ बाप को पता चल गया तो? साउथ इंडियन में लड़कियों को जल्दी छोटे उम्र में शादी कर देते, लड़कों को 30 तक रुकाते, तो मैं तो सेफ था वो टाइम में। मगर मेरी बहनों की जब शादी होने लगी तो तभी मुझे टेंशन था कि आज नहीं तो कल मेरी भी नंबर आएगी, तो अभी ये लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि आजू बाजू के बहुत सारे लोग तो वैसे भी बोलना शुरू होता आपका लड़का लड़की जैसा करता है। और जब मैं संतोष के घर जाके ये सब करने का, वो 9th स्टैंडर्ड था और मैं 12वीं तक बोलेंगे तो 4 साल तो गैप हो गया। तो वो 4 साल में जो मेरे अंदर की औरत जो है वो जाग चुकी थी, तो हिला हिला के जगा दिए थे। 2 ही रास्ता फैसला करना पड़ा मेरे को। एक है जो घर वाले बोलेंगे शादी कर और 6 महीने के बाद डिवोर्स, फिर परिवार बैठेगा, फिर वो किटकिट, वो झगड़ा, वो रास्ता अपनाना पड़ेगा, या फिर जो मैं हूँ, जो मैं समझती हूँ अपने आप को, जो मैं चाहती हूँ जीने के लिए, वो हिसाब से मैं अपना ज़िंदगी बनाऊँ। लड़कियों की तरह ड्रेसअप करना एक बात होती है, मगर आपका आकर्षण सिर्फ लड़कों की तरफ है, ये एहसास कब हुआ? ये भी जब समझने लगा था वो मेरे को एक ही उम्र में हुआ है, जब मैं 13 साल की थी तभी हुआ है। जब मैं 7th पास होके 8th में गई थी और एक लड़का था रवि बोल के, और ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी, कि वो बहुत ख्याल रखता था मेरा। जब हम लोग कैंप में जाते थे तो मैसूर में ना एक मैसूर एग्जीबिशन बोल के एक ग्राउंड है, एग्जीबिशन ग्राउंड बोल के, तो वो एग्जीबिशन ग्राउंड में अगर कैंप रखेंगे तो वो कंपाउंड के बाहर जाने नहीं देते थे, मतलब सब फैमिली से सब चीज़ से दूर, मतलब ये ट्रेनिंग देते थे कि हम लोग अगर कल के दिन मिलिट्री में जाएंगे तो हमको सभी चीज़ों से दूर रहेगा तो कैसा वो होएगा बोल के। मगर ये रवि जो है बीइंग ए सीनियर पर्सन इन एनसीसी, तो वो बाहर जाके मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आना और चकली, कोट बड़े, निपिट्टू, ये सब साउथ इंडियन स्नैक्स है, तो ये सब तले हुए चीज़ बहुत शौक से अभी भी खाती हूँ, तो वो लेके आना। वो ख्याल चलते चलते ऐसा मेरे को एहसास होने लगा कि अगर मैं संडे के दिन अगर उसको नहीं मिलूँ तो मुझे बेचैनी होने का। तो हम लोग बैठते थे, बहुत देर तक बातें करते थे, मगर अभी लगता है कि हम लोग क्या बात करते थे मालूम नहीं, मगर बहुत देर तक बातें करते थे हम लोग। क्या उसके साथ तुम्हारा कोई फिजिकल रिलेशनशिप था? सेक्सुअल रिलेशन बोलेंगे तो ओनली लाइक बाहों में सोना, एनसीसी कैंप में तो कोई नहीं पूछने वाला, तो चंडी के बहाने बाहों में सोना, तो उतना ही ये था कि बट अदर काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज उतना वो टाइम में वो भी मालूम नहीं था। बीकॉम खत्म होने के बाद क्या किया तुमने? बीकॉम में और एक बहुत अजीब एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। जब सेकेंड ईयर बीकॉम में मैं पढ़ रही थी तो एक लड़की थी लता बोल के, जो गिरीश मुझे आपका नोट्स चाहिए, तो गिरीश ने नोट्स दे दिया, अभी नोट्स चाहिए बोल के, और जब वापस आया तो वो नोट्स को पूरा अच्छा सा ब्राउन कवर लगा के और पेला वाला निकालेंगे तो अंदर एक ग्रीटिंग कार्ड का गुलाब काट के छिटकाया हुआ। मैं बोला गया काम से मैं, तो वैसे भी हुए। मतलब उसे प्यार था तुमसे? हाँ, मैं बाद में उसके बारे में वो देख के लगा कि हाँ वो कुछ तो ऐसा लाइन मार रही है, लाइन दे रही है, तो वैसा था। मगर जो मुझे नहीं चाहिए तो उसके बारे में कुछ करके फ़ायदा नहीं है, तो ज़्यादा उसको भाव नहीं दिया। तभी बहुत साल पहले जब मैं नई आ रही थी, मतलब खिल रही थी, तो वो टाइम में जो खिल चुके थे वैसे कलियों को जो देखी थी कोतियाँ, वो लोग आए वापस उन लोगों को देखे हम लोग बोले अरे तू तो वो है। मैं तो बोले हाँ हम ऐसे हैं। तो एकदम ऐसा प्लेन साड़ियाँ, एकदम ऐसा जगमग ज्वेलरीज, तो एकदम ऐसा मस्त दिख रहे थे वो लोग। तो और देखे तो मुझे लगा कि हमारे जैसे वो भी पानी भर के बलून्स रखे रहेंगे। तो हम लोगों ने पूछा तुमको बाल नहीं आता है, अभी तुम्हारा ब्रेस्ट भी ऐसा लग रहा है कि असली है। तो हम लोग सब हैरान, कह रहे तू तो ऐसा था, तू तो काला सा था, तेरा बाल तो ऐसा घुंघरेलू थे, तू ऐसा था, अभी कैसा इतना अच्छा हो गया। हम बॉम्बे में रहते हैं। मैं बोला मैं बॉम्बे बचपन में मम्मी डैडी के साथ आई थी। मेरा डैड बैंक में है, तो उनको LTC जो मिलता है, तो उसमें हम लोग बॉम्बे आए थे। तो मगर बॉम्बे में ये सब होता है ये मालूम नहीं था मेरे को। तो मैं बोला तो अच्छा है। बाद में वही सोच इधर रह के अभी 2 रास्ता तो चुनना ही था मेरे को। अभी बहनों का शादी का बात हो रहा है, एक तो मैं वो रास्ते में जाऊँ तो कुछ नहीं ज़िंदगी, तो अगर मैं अपना रास्ता जाऊँ तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा। इधर जाऊँ उधर जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, सोच के हो गया। एक हफ्ता 15 दिन तो हुआ,
तो उनके साथ तो मिलना जुलना तो था। देन आई डिसाइडेड के चलो बॉम्बे। तो कौन सा दिन था मालूम नहीं, मैसूर से हम लोग बेंगलुरु आए और बेंगलुरु से जो 8:30 बजे का उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन चढ़ गई ज़िंदगी में। कौन सा साल था वो? 1997, 1998, 98 है शायद। तुम बॉम्बे आई, क्या पाया यहाँ? बॉम्बे आई, आने के बाद वो लोग मेरे को मलाड मालवनी लेके गए। तो मलाड मालवनी लेके गए, मेरा तो घर से तो ऐसा बिना बोले आ गई ना सीधा। तो इधर आए, लेदर शू और फॉर्मल पैंट और एकदम स्ट्राइप शर्ट पहन के तो आए। तो वो लोग मालवनी लेके गए और वो लोग रात के अंधेरे में मुझे घर लेके गए, क्योंकि दिन में अगर मैं उनके घर पैंट शर्ट में जाऊँ और फिर बाद में साड़ी में रहूँ तो ईड़ों के लिए भी वो एक गलत बात माना जाता है। तो उन्होंने बोला कि तू अभी मत आ, भले तू जैसा भी है, अपने आप को औरत मानता है, इजड़ा मानता है, जो भी है, मगर हमारा भी सोचना पड़ेगा। तो वो लोग मेरे को बाहर ही रखे दिन भर, रात को लेके गए घर, खाना वाना खिलाए। और अभी भी याद है, फ्लोरोसेंट येलो कलर, एकदम ऐसा येलो कलर में फ्लोरोसेंट येलो जो होता है ऐसा एकदम मज़ेदार पीला पीला साड़ी पहली बार मैं इजड़ों के घर में पहनी थी। आशा गुरु बोल के मेरे गुरु थे, तो उनके घर में पहनी। और इजड़ा छोटे छोटे बाल, लड़का तो छोटे छोटे बाल था, तो ऐसे दुपट्टा ओढ़ के सलवार सूट पहन के ऐसा घर में रहने का, कहीं बाहर नहीं भेजते थे मेरे को, तो घर में रखे थे। और बोलते हैं नकाब में रहेगी तो और खिल जाती है, तो घर में रह के तो और हर दिन अच्छा खाना वीना मिल रहा है तो आराम है। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं कब औरत बनूंगी, मैं कब औरत बनूंगी। तो गुरु के साथ शादियों में जाना, शादियों में वो ढोलक बजाती थी, हम लोगों का नाचना विचना, तो वो भी हो गया। और हर दिन अलग अलग दिन होते हैं, मंडे घाटकोपर, ट्यूसडे सैंटा क्रूज, वेडनेसडे मलाड, ऐसा अलग अलग दिन होते हैं दुकान जाके पैसा मांगने का। तो वो भी करके हो गया, औरत बनी नहीं। तो तभी मैं सोची कि इजड़ा होना और एक कंप्लीट औरत होने में बहुत फ़र्क है, ये मालूम नहीं था पहले। तो 2 साल लगा ये समझने को बॉम्बे आके मेरे को। जब बॉम्बे के लिए ट्रेन पर चढ़ी, हिजड़ा घराने को अपनाने का फैसला किया, तो क्या कभी माँ बाप का ख्याल आया जिन्हें तुम पीछे छोड़ आई? बेंगलुरु से निकल के आने के टाइम में नहीं, वो तो तभी ऐसा था कि मुझे तो औरत बनना है, बाहर में जाए दुनिया, वो हिसाब से सोच पीछ के आ गई। बट बाद में आने के बाद ना, जब मैं मंगती करती थी। निशा, ये मंगती क्या होता है? हर एक दुकान जाके मांगना। वो टाइम में एक दुकान में 25 पैसा देते थे एक इजड़े को, और अगर 1 रुपये भी कमाना है तो 4 दुकान में हाथ फैलाओ। जब हम लोग मेरे डैडी मम्मी के साथ, मैं उनके डैडी के LTC में, मैं इधर बॉम्बे में आए थे हम लोग, गेटवे ऑफ इंडिया के उधर हम लोग जो होटल में खाना खाए थे, तो वो साउथ बॉम्बे में, मुझे लगने का ये होटल में कहीं देखी, कभी कहीं फ़ोटो में देखी हूँ, कहाँ देखी। बाद में याद आई, अरे बाप रे, यहाँ तो हम लोग खाना खा के, मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरे बहनों के साथ खाना खा के हम लोग 10 रुपये टिप्स रख के गए थे। आज वही होटल में आके मैं 25 पैसे के लिए दरवाजे में खड़ी। और दहीसर में, अलग अलग जगह में जब हम लोग जाते थे, दहीसर वो साइड ईस्ट में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ जाते थे। तो वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाला क्या करता था, बिठा के बुलाता था, बिठाता था, थोड़ा बातचीत करता था, कैसा है क्या है। अगर डॉस भी, अगर कोई पुराना सड़ा हुआ कंप्यूटर है, अगर आप देंगे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम टिकर, तो मैं कर सकती हूँ। तो उधर उनका सर्विसिंग सेंटर था, उसमें कुछ भी गड़बड़ होता था ना, वो स्पीकर के बीप से मैं उन लोगों को बोलती थी, हाँ रैम चेंज करो, हाँ अभी SMPS का तुमने कनेक्शन जो लगाया है ब्लैक बाजू में आना चाहिए, नहीं तो SMPS उड़ेगा। अभी इनको स्पीकर के बीप की आवाज़ मालूम है, लोग इंस्टीट्यूट चला रहे अपना। तो मैं इतना सब समझ के मैं क्यों नहीं कर पाई, इतना सब सीख के मैं क्यों नहीं कर पाई। फिर हमसफर कैसे आई? हम लोग अंदर गए 5 रूम लाइन से, तो हम लोग अंदर कदम रखते ही इतना रेस्पेक्ट के, अरे आओ बैठो, कहाँ से आए, क्या आए। बहुत सारे आउटरीच वर्कर्स थे उनके, अभी मालूम पड़ेगा वो लोग आउटरीच वर्कर है। तो कोती लोग थे जो पैंट शर्ट में, वो लोग बुला देते, बिठाए हमको। उसी दिन मेरे को जो वो टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर थे जो मैनेज करते थे, तो उन्होंने बोले कि तुम लोग काम कर सकते हो क्या इजड़ों के लिए। और वैसे तो मैं कंटाल गई थी कि अरे वही जगह में घुमाओ, इतना सब पढ़ाओ, अभी वापस ये करना पड़ रहा है, तो वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था वो चीज़। तो मुझे लगा कि अरे बाबा, ऊपर वाला अपने आप दरवाज़ा खोल दिया मेरे ज़िंदगी में। तो मैं बोली, हम लोग तो करना चाहेंगे मगर हमारे गुरु का परमिशन लेना पड़ेगा। तुम हमसफर में फ्राइडे वर्कशॉप्स में आने लगी,
उसके बाद क्या किया? जब मैं पहली बार हमसफर में काम पे लगी तभी बात ऐसा था कि जब इजड़ों में मैं मंगती में जब जाती थी तो जो कमाई होता है तो दिन का 150 से 200 रुपये हम लोग कमाते थे मंगती में। तो और जब काम शुरू हुआ तो काम में पहले बोले कि 3,000 रुपये देंगे। तो फिर गुरु को मनाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर महीने का अगर मेरे से अगर 1,500 2,000 भी अगर कम मिलेगा गुरु को तो वो सोचेगी कि हाँ अभी कम हो रहा है, कमाई कम हो रहा है। तो मेरे लिए चैलेंज था। पर भी जब मैं अपने गुरु को बोली तो वो मान गई। HIV क्या है, इजड़ों को कैसा होता है, वो सब हमसे और से सीख के जाके इधर से पूरा सेंसिटाइज होके वहाँ जाके एडवोकेसी की मेरे गुरु के साथ। तो हिसाब से इंडक्शन दी तो शी वॉज ओके और वह मुझे एक्सेप्टेंस दी। और मैं शुरू जब की 2000 मैं पहली बार जब हमसफर में काम पे लगी वो 28 अप्रैल 2000 था। तो वो तारीख को काम पे लगी थी और काम पे लगी। और अगले ही महीने लुकिंग इनटू न्यू मिलेनियम बोल के कॉन्फ्रेंस हमसफर ने ऑर्गेनाइज किया था। तो वो कॉन्फ्रेंस में LGB सब लोग थे और ट्रांसजेंडर मैं अकेली थी। और हमसफर में मैं क्योंकि पहले लग चुकी थी और कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन में डॉक्यूमेंट्स बनाने से लेके ID कार्ड प्रिपेयर करने से लेके वो सब चीज़ों में थोड़ा मैं हाथ बटाती थी जो एग्जिस्टिंग टीम था उनके साथ। तो वहाँ कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद ऐसा हुआ कि हाँ निशा तू रजिस्ट्रेशन संभाल ले, हम लोग डॉक्यूमेंट देखेंगे। तो वो हिसाब से लोग आते थे, वो लोग देखते थे अरे ये किजड़ा है जो हम रजिस्ट्रेशन ले रहा है हम लोगों से, सिग्नेचर ले रहा है। वो टाइम में एक ऐसा बोलते ना एकदम ऐसा ग्लैमरस वुमेन बन गई थी मैं कि सब लोग हाँ निशा 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 निशा, बहुत भाव मिला था वो टाइम में। निशा, आगे जाकर हमसफर में क्या काम किया और वहां तुम्हारा ग्रोथ कैसा रहा? हाँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है मेरा जो पढ़ाई लिखाई है वो ज़्यादा टाइप राइटिंग हो गया या कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, वो तो एक मैच होता है। और BCom तो अलग ही एक पार्ट हो जाता है और फिटर किया वो अलग ही हो जाता है। तो कोई ऐसा लिंक नहीं है कि मेरे लाइफ में जो मैं पढ़ाई लिखाई की भी अगर बात करूँ तो। और जब हमसफर में काम पे लगी तो ये तो अलग ही चीज़ हो गया। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ह्यूमन राइट्स वो मुद्दे पे काम करना और भी ट्रांसजेंडर्स के हिसाब से। कभी ऐसा ये सब पढ़ाई लिखाई में कभी नहीं हुआ मेरे एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और शुरू में जब उधर काम पे लगी तो बात ये था कि जो भी इजड़े दो कमर्शियल सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है, जो धंधा करते हैं, उन लोगों को लाके उनका HIV टेस्ट करवाना है। अगर HIV पॉजिटिव है तो उनको केयर एंड सपोर्ट में उन लोगों को हम लोग अलग सा ट्रीटमेंट देंगे। तो शुरू में इतना ही मालूम था। तो वासंती और मैं हम लोग मुंबई बांट के ले लिए पूरा साउथ बॉम्बे, मतलब दादर के से लेके पूरा साउथ बॉम्बे वासंती और दादर के इस पार दहीसर मुलुंड तक मेरा था। और हर लेन तो छोड़ दिए थे हम लोग क्योंकि वो इतना आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा है बॉम्बे, वो नया नया चीज़ था हम लोगों के लिए वो सब जियोग्राफिकल डिवाइड करना वो सब। तो हम लोग दोपहर को हमसफर जाते थे। हमसफर जाके अपना जो भी कल जो किए हैं उसका रिपोर्ट बनाना, सबमिट करना सुपरवाइजर्स को और अपना कॉन्डम लेना। और उसके बाद इजड़ों के घर घर जाना, इजड़े जहाँ धंधा करते वहाँ जाना, उन लोगों को कॉन्डम देना और उनको बोलना कि आप लोग आओ हमारे इधर। तो तभी लोगों का ये था कि हम रात भर धंधा करते और सुबह उठ के तुम्हारे पास टेस्टिंग के लिए आना है क्या है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। तभी हम लोगों ने जब बात किए आके हमारे सीनियर से जब बात किए मैं और वसंती, तो तभी हम लोगों को ये बोला गया कि आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ HIV टेस्टिंग के लिए ही आए या कोई STI ट्रीटमेंट या कोई इन्फेक्शन के लिए आए। अगर किसी को लगेगा कि अगर उनको डॉक्टर के साथ बैठ के कुछ बात भी करना है या किसी को कुछ तकलीफ़ है, क्योंकि जैसा आदमी और स्त्री में होता है वैसा इजड़ों में भी जो उनके पार्टनर जो होते हैं तो उनके साथ भी घर में झगड़े होते, तो ऐसे जो सोशल इश्यूज़ जो है, उनके पर्सनल इश्यूज़ जो है वो भी डिस्कस कर सकते। तो ये हम लोगों को एक अच्छा चांस मिला सभी लोगों को इकट्ठा लाने के लिए। और जो मेरे से पहले जो काम किए थे, जो एक टीम था 9 जन का आउटी चौकर का टीम था, तो अभी भी नाम है याद है, गौरी, स्वीटी, बिंगरी, हरीश, कल्याणी और है और एक 4 जन याद नहीं आ रहे। तो ये टीम जो है वो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे हम लोगों को कि हाँ दो इजड़े हैं, हाँ उन लोगों को हम लोग सिखाना चाहिए, उन लोगों के साथ हम देना चाहिए। वो लोग भी हमारे साथ कभी कभी साइट में आते थे। तो वो बाकी जो हम लोग HIV के कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा फोकस था वो थोड़ा कम करके और बाकी मुद्दों पे जब बात करने लगे तो इजड़े लोग बहुत साथ में आने लगे। 11 साल से तुम एक ही जगह काम कर रही हो, क्यों? मैं तो क्लियरली ये मानती हूँ, मैं और मेरी सहेलियाँ जो है हम लोग कोई एक्टिविस्ट नहीं है, हम लोग कोई बड़ी ऐसा क्रांति बदलाव लाने वाले नहीं है, मगर जो है वो चीज़ जिनको चाहिए उन तक तो
उपलब्ध करके देना चाहिए, अवेलेबल करके देना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों का काम कर ही रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं। मगर अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग आगे का प्लान है, तो हम लोग पिछले हर एक 2 साल का हम लोग कैलेंडर बनाते हैं। तो अभी जो अगले 2 साल का कैलेंडर बनाया है, उसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारे ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट लेके हम अपने कम्युनिटी, इजरा कम्युनिटी के लिए जो हिसाब से सिटीजनशिप राइट्स जो है, जो भी है, वो कैसे उनको मिलवाना है, उसके ऊपर हम लोग। निशा, इतने बरसों से आप लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में काम कर रहे हो, क्या एचआईवी के प्रेवलेंस में कुछ कमी हुई, प्लेटो हुआ? HIV प्रिवलेंस जो है वो प्लेटो है, एकदम कम भी नहीं हुआ और ऊपर भी नहीं गया है। इट्स अराउंड 46 to 48% है। एंड दैट्स अगेन बिकॉज बॉम्बे है, इतना सारा माइग्रेशन होता है और पैसा कमाना है, क्योंकि यू डोंट को लाइक कमाने के लिए आज के माहौल में लाइक यू कैन सी ओनली मंगती एंड बधाई, और वो भी कम हो गया। तो सेक्स वर्क इज़ द ओनली वे लेफ्ट। तो उन लोगों को एजुकेशन देना, उन लोगों को समझाना कि ये STI से कॉन्डम यूज़ करने के बाद भी जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं तो वो कौन से हैं, तो ये सब चीज़ हम लोगों को एजुकेट करते हैं। हम लोगों ने वो टाइम में देखा है कि अगर कोई इजरा HIV पॉजिटिव है और वो ट्रीटमेंट में भी आने के लिए भी बहुत सोचते थे, वो लोग ERT में आने के लिए बहुत सोचते थे। ग्लोबल फंड आने से अगले 5 साल में हमारे देश में करीबन 200 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, इससे कुछ फ़ायदा होगा? ये हम लोग देखें, ये जो हम लोग बात करें ग्लोबल फंड में बहुत सारे CBOs फॉर्म करना है, और ये ग्लोबल फंड की बात नहीं है, ग्लोबल फंड से पहले NACP 3 में भी यही मैंडेट था कि CBOs फॉर्म करना है। मगर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो CBO फॉर्म हो रहे हैं, क्या वो सच्ची में CBO है? इजड़ा है, इंसान है, भगवान तो नहीं है। तो अगर पैसा है तो इजड़े भी आएंगे। बहुत सारे ऐसे CBOs मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद ने देखा है अपने तजुर्बे में कि आज आए, 7 जन फॉर्म किए, एक प्रोजेक्ट लिए, 12 महीना प्रोजेक्ट चला, प्रोजेक्ट का MOU खत्म, CBO में दरार शुरू। इसे एक्टिविज्म नहीं बोला जाता है, इसे कम्युनिटी वर्क नहीं बोला जाता है। अगर हमको अपने कम्युनिटी के लिए काम करना है, अगर हमको अपने समाज के लिए काम करना है, तो हम लोगों को वो काम करना है जो चल सके बहुत लंबे अर्जे तक, बहुत लंबे तक चले। ये ग्लोबल फंड है, ये 5 साल का अभी कॉन्ट्रैक्ट है। NACP 3 ग्लोबल फंड के 5 साल के बीच में NACP 3 खत्म होएगा, तो कभी ना कभी ग्लोबल फंड भी खत्म होएगा। तो तभी इजरा उठ के वापिस ये नहीं करना चाहिए कि हम मंगती में चले गए, हम बधाई में चले गए। अगर CBO फॉर्म कर रहे हैं तो एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो एक्टिविज्म के हिसाब से होना चाहिए। मगर हिजड़ा समाज पहले से ज़्यादा अवेयर है, नहीं? आज के माहौल में हम लोग देखेंगे कि जो इजरा कम्युनिटी जो है वो लोग समझदार है, और कुछ पढ़े लिखे जो इजड़े हैं उन लोगों को हम लोग वॉलंटियर्स तरीके में इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। भले हम लोग उनको ऑनरेरियम कुछ नहीं दे पाएंगे, उनको रिटर्न में कुछ पैसा तो कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब हम लोग उनको इतना मोटिवेट तो करते हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो तुम करो, मगर हमारे साथ हम ये काम कर रहे हैं, उसमें आप दिन का आधा पौन 1 घंटा भी अगर आप हमारे साथ बिताएंगे तो भी कुछ हो सकता है। तो जो हमारे ड्रॉप इन सेंटर है, जो प्रीमाइसिस है, तो यहाँ इजड़ा आते हैं, तो उनके लिए जब वो आते हैं थके हारे आते हैं, उनको प्यार मोहब्बत से चाय पानी, जैसे मैं बोली थी कि इलायची वाला चाय और मारीगोल्ड बिस्किट, वो एक प्यार होता है जो हम लोगों को बांध के रखता है, जिसके वजह से लोग आते हैं। आयापन या आए तो प्रोफेशनलिज्म या तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, कुछ नहीं, आओ बैठो, नाचना है नाचो, गाना है गाओ, जो करना है करो। निशा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हिजड़ा समाज में कोई बदलाव आया है? पिछले 5 या 6 साल से देखेंगे तो जो इजड़े जो एड्स HIV इन्फेक्शन ज़्यादा होके एड्स में जाके मरे हैं, ये इंसिडेंट्स बहुत कम है, क्योंकि अभी लोगों में जानकारी है कि अगर मुझे HIV है तो मुझे न्यूट्रिशन बराबर से लेना पड़ेगा, मुझे ERT लेना पड़ेगा, हाँ डॉक्टर से मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा, मुझे स्किन रैशेस हुआ तो क्या करना पड़ेगा, सेप्टॉन बराबर से खाना पड़ेगा, ये सब बहुत सी चीज़ें अभी इजड़ों को बराबर से आइडिया है। मगर हम लोग उससे पहले की बात करेंगे, अगर 6 साल से पहले की जो हम लोग बात करेंगे, तभी ये भी मालूम नहीं था कि हेपेटाइटिस B क्या है। हमारे साथ जो काम करने वाले, हमारे साथ उठने बैठने वाले हमारे वॉलंटियर्स, पीयर एजुकेटर्स
बहुत से जन एड्स के वजह से, हेपेटाइटिस बी के वजह से, ऐसा टीबी के वजह से, बहुत बहुत कारण के वजह से हमने खो लिया उन लोगों को। मगर जब जब वो होता था हमारे साथ, तो हम लोगों को ये लगता था कि हम लोग अभी तक जो चाहिए वो हमने हासिल नहीं किया है। क्या हिजड़ा समाज के रीति रिवाजों में कोई फर्क आया है? हिजड़ा समाज का जो रीति रिवाज है, जो उनके कल्चर है, वो वही हिसाब से फॉलो करते हैं। तो हिजड़ा समाज का रीति रिवाज या फिर HIV का जो ये एपिडेमिक है, वो कोई लिंक नहीं है। तो HIV का जो इन्फेक्शन है उसे कम करना है, वो काम अपने जगह पे है। और हिजड़ा समाज का जो भी रीति रिवाज है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा तौर तरीके हैं, वो अपनी जगह पे है। तो वो दोनों कहीं आपस में मेल मिलाव नहीं हुआ है, और वो होना भी नहीं चाहिए। तुम हिजड़ा समाज के इश्यूज को लेकर पुलिस के साथ, गवर्नमेंट के साथ कैसे एडवोकेसी करते हो? बहुत लोगों का ये होता है कि समझ नहीं पाते कि हिजड़े क्या है। क्योंकि अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर में देखेंगे, डॉक्टरों के कोई सिलेबस में नहीं है कि हिजड़ा कौन है या ट्रांसजेंडर कौन है, वो नहीं है उनको। तो उनको पढ़ाई में तो वो है ही नहीं। सडनली अगर मैं जाके खड़ी हो जाऊंगी, मुझे ब्रेस्ट डेवलपमेंट करना है, तो वो सोचेंगे ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, नई चीज़। तो उनको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं रास्ते में कहीं घूम रही हूँ और एज यूजुअल सब लोग, अगर कोई अच्छा चीज़ दिखेगा तो खड़े रहेंगे, खाएंगे। अगर मैं भी खड़े रह के अगर पानी पूरी खाऊँ, तो वो एरिया के 4-5 लड़के लोग बार बार देखते रहेंगे, सीटी बजाएंगे। इट्स ए न्यूसेंस एक्ट। समाज में, सोसाइटी में एक न्यूसेंस हो रहा है वहाँ। तो पुलिस आएंगे और वो वहाँ के लोकल के 4 लड़के लोग जो है, उनको बोलने के बदले वो मुझे बोलेंगे। क्योंकि पुलिसों को भी ये मालूम नहीं है कि हाँ हिजड़ा कौन है, क्या है। हाँ हिजड़े हैं जो घूमते हैं, पैसा मांगते हैं, सिर्फ उतना ही मालूम है उन लोगों को। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपके पास आए, और आप डॉक्टर है, लॉयर है, पुलिस है, या पॉलिटिशियन है, या पॉलिसी मेकर्स है, जो भी आप अपने हुद्दे पे है, तो हम आपके पास आके हम अपने बारे में आपको समझाएंगे। निशा, वक्त के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए होंगे। क्या पुराने दोस्त अब तक साथ में हैं या छूट गए? क्या किसी के साथ तुम्हारा कोई लंबा रिलेशनशिप रहा? मेरा कुछ खास सहेलियाँ जो है, नरेश, मुर्गेश, ऐसा कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा, मेरी सहेलियों के दर्जे में मेरे साथ बहुत साथ थे। नरेश जो गुजर गया है, और अभी मुर्गेश अभी लंदन में है, आगे उसके पढ़ाई के लिए गई है वो, तो वो भी आ जाएगी जल्दी। वही दौरान कुछ लोगों ने, लाइक उर्मी है मेरी बेटी है, शोएब है मेरा बेटा है, पूनम है मेरी बेटी है, ऐसा बेटियां बहुत सारे 7 बेटियां हैं मेरे टोटल। एक है प्रवीण बोल के, जिनके साथ मेरा बहुत साल तक अच्छा सा प्यार मोहब्बत के रिश्ते चले, और बाद में उसको लगा कि मुझे शादी करना चाहिए, संसार का जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तो ठीक है, मैं पकड़ के पिंजरे में बांध के तो प्यार नहीं कर सकती हूँ ना। प्रवीण के साथ जो रिश्ता जो टूटा, तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि किसी के साथ मैं इतना आगे की ज़िंदगी पूरा टिक सकती हूँ। क्योंकि वो एक इंसिडेंट था, वो एक प्यार था जो ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत बना के बहुत टूट गया, बिखर गया वो हिसाब से। तो वापस वो ज़माना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। घर वालों के साथ अब रिश्ता कैसा है? क्या घर वालों ने निशा को एक्सेप्ट कर लिया है? शुरू में मेरे पेरेंट्स को लगता था कि जब मैं गांव से आ गई थी बॉम्बे, और फिर वापस जब उनके कांटेक्ट में जब गई, तो उन लोगों को लगता था कि शायद हमने कोई पाप किया है पिछले जन्म में, या हमसे कोई गलती हो गया इसके परवरिश में, तो जिसके वजह से हमारा लड़का जो है अभी लड़की बन गया है, या ये अचानक हिजड़ा कैसा बन गया, हम तो इसको अलग तरीके में संभाले थे, परवरिश किए थे बोल के। तो मगर उनको समझाने को टाइम लगा, क्योंकि जो मेरा नेटिव प्लेस का जो एक एनवायरनमेंट है, वहाँ इतना आसानी से क्वीर जो शब्द है उसे इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा उन लोगों को। तो टाइम लगा। और आज के माहौल में अगर बोलेंगे, तो आज के माहौल में मेरे पेरेंट्स जब बॉम्बे आते हैं, वो लोग हम सफ़र आते हैं, और मेरी बेटियों के साथ मिलते, बात करते, मगर एड्रेस ऐसा करते कि तू कैसा है, तू क्या कर रहा है, तू कैसा है, क्या है, वो हिसाब से। मगर कभी ये नहीं बोलेंगे कि तू कैसी है, क्या है। मगर उनको अभी तक वो कुल साइड वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, मगर द एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। अगले 5 साल में तुम क्या करना चाहती हो? आप तो बहुत और 3 साल एक्स्ट्रा दे दिए,
तो हमारा जो ग्रुप है, हम लोगों ने अगले 2 साल में ये सोचा है कि जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट में अवेलेबल है वो सभी फैसिलिटीज़ हम लोग हिजड़ों के लिए भी, ट्रांसजेंडर्स या हिजड़ा या जो भी बोले उनके लिए भी हम लोग उपलब्ध अवेलेबल करके देंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल लेवल के जो कामें हैं ये हम लोगों को बहुत जल्द से जल्द करके हम लोगों को, तो हमारा प्लान है कि 2 साल में हम लोग बहुत सारे अभी मैं अपना अगर बोलूँ तो आज भी मेरे साथ जो पढ़े लिखे जो हिजड़े हैं उनके साथ मिलके मैं एक साइबर कैफे डाल सकती हूँ, एक स्टेशनरी बेचने की दुकान डाल सकती हूँ, कुछ नहीं लिज्जत पापड़ में जाके औरतों के साथ बैठ के मैं पापड़ तो बेल सकती हूँ। क्या लगता है तुम्हें, हिजड़ा समाज के लिए अब अच्छा वक्त शुरू हो रहा है? अभी जो करना है, जो हम चाहते हैं करने के लिए, वो करने के लिए बहुत लंबा सफ़र है। तो जब लगेगा कि म्हाडा के जो रिकॉर्ड में हाँ ये हिजड़े के लिए भी घर अलाट हुआ है, जब हम सेंसस के शीट में देखेंगे कि हेड ऑफ़ द फैमिली गुरु का नाम है और मेंबर ऑफ़ द फैमिली में चेलों का नाम होता है, तभी हम मानेंगे कि हाँ इट्स हैप्पियर मूवमेंट बोल के, मगर वो करने के लिए अभी टाइम है। थैंक यू निशा, बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच।